हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में क्लास 9 एसएसटी यानी सोशल साइंस सेकंड टर्म एग्जाम का दोस्तों क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि मान लीजिए आप दिल्ली के निवासी हैं और ग्रीष्म ऋतु में मौसम के अनुसार आप किस प्रकार के वस्त्र पहनेंगे और क्यों। दोस्तों अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो हमें किस कपड़े पहने, तो हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि दोस्तों ये पसीने का अच्छा अवशोषक होता है। क्या होता है? क्योंकि ये पसीने का अच्छा अवशोषक होता है दोस्तों। जी हाँ, पसीने का अच्छा अवशोषक होता है। और अगर हम बात करें तो पसीना अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से क्या हो जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है। जी हाँ, पसीना आसानी से वायुमंडल में वाष्पीकृत होकर अब जो है वाष्पीकृत हो जाता है। तो इसलिए हमें, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो ग्रीष्म ऋतु में आपको सूती कपड़े पहनने चाहिए। और क्योंकि सूती कपड़ा जो होता है दोस्तों वो पसीने का क्या होता है? अच्छा अवशोषक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन और कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषता बताइए। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की अगर हम विशेषता बताएं दोस्तों तो ये कौन से वन होते हैं? तो ये वन होते हैं मानसूनी। तो ये मानसूनी वन होते हैं। ठीक है, तो ये मानसूनी वन होते हैं। अगर हम बात करें इस साथ साथ तो 100 से 200 सेंटीमीटर, जी हाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं। और इसमें कौन कौन से जो इस वनों के प्रमुख पेड़ कौन कौन से हैं? तो वो हैं सागौन, ठीक है, सागौन, साल, चंदन, ठीक है, साल, चंदन और शीशम इत्यादि। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा का महत्व बताइए। तो राज्यसभा का हम महत्व बताएं दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राज्यसभा क्या है। राज्यसभा उच्च सदन है। क्या दोस्तों? राज्यसभा जो है उच्च सदन है। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा लोकसभा के निरंकुश होने से बचाता है। मान लीजिए अगर लोकसभा निरंकुश हो जाती है तो राज्यसभा उसकी निरंकुशता को बचाता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें लोकसभा द्वारा अगर कोई विधेयक जल्दबाजी में पास कर दिया जाता है तो उस विधेयक पर राज्यसभा जो है विचार विमर्श कर सकती है। तो जल्दबाजी में पास किए विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है। साथ ही साथ दोस्तों राज्यसभा जो है संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भी कर सकती है। तो यह है राज्यसभा का महत्व। साथ ही साथ आप लिख सकते हैं इसमें भी कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यानी उसका कभी विघटन नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसे ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकतांत्रिक और संसदीय शासन प्रणाली में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्लियर? तो तीसरा क्वेश्चन भी हमने बता दिया आपको, इस तरह लिखना था आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन के प्रमुख कारण की व्याख्या कीजिए दोस्तों। इसका उत्तर तो हम बता देते आपको। तो पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का प्रमुख कारण, तो पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन के कारण हम बताते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तो पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है मानवीय क्रियाकलाप है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पौधे विलुप्त हो रहे हैं। मनुष्यों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन किया जा रहा है, जिससे जीव जंतु एवं पौधों को के आवासों का ह्रास हो रहा है। ठीक है, एवं विखंडन हो रहा है। तो यह है पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन के प्रमुख कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि भारत की जलवायु की अवस्थाओं की क्षेत्रीय भिन्नताओं को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो भारत की जलवायु की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो भारत की जलवायु जो प्रभावित करने वाले हैं दोस्तों, जो अवस्थाएं हैं वो है उच्चावच। क्या क्या प्रभावित करती हैं? उच्चावच, ठीक है, उच्चावच। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। तो ये दो प्रमुख चीज़ें हैं। उसके बाद वर्षा। तो ये दो प्रमुख कारण जो भारतीय जलवायु की अवस्था को प्रभावित करते हैं। आप देख सकते हैं उच्चावच की, अगर जो स्थान जितना ऊंचा रहेगा वहाँ तापमान उतना ही कम रहता है, जो स्थान जितना नीचा रहेगा वहाँ तापमान अधिक रहता है। इसके साथ साथ अगर अब हम समुद्र के दूरी की बात करें तो जो स्थान समुद्र जितना नज़दीक रहता है वहाँ पर जो जलवायु रहती है वो क्या रहती है? समशीतोष्ण रहती है। और जो स्थान समुद्र तल से जितना दूर रहता है वहाँ पर जलवायु जो है ग्रीष्म शीतकालीन सभी ऋतुएं पाई जाती हैं। तो यह इस तरह से आपको लिख लेना है। तो ये 5 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है। तो दोस्तों हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है? तो सबसे पहला अगर हम बात करें हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है, तो चुनाव की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकें, है ना। हमें अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए हमें चुनाव की आवश्यकता होती है, नंबर 1। दूसरा, चुनाव द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि चुनाव करती है, हो गया। इसके अलावा लोकतंत्र के लिए, दूसरे किसके लिए? लोकतंत्र के लिए।
लोकतंत्र के लिए भी चुनाव की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, क्योंकि बिना चुनाव के आसानी से हम ऐसे किसी प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर सकते जो संपूर्ण शासक या संपूर्ण जनता पर शासन कर सके, या अगर हम चुनाव नहीं होता है तो हम अगर चुनाव ना हो तो हर व्यक्ति शासन या सत्ता में भागीदारी करने की बात करें जो संभव नहीं है। तो इसलिए चुनाव में हम उन व्यक्तियों को चुनते हैं जिसके माध्यम से जनता शासन करती या वो शासन जनता उन्हें शासन पर बिठाती है, जिसके माध्यम जनता खुद शासित होती है। चलिए, अथवा में क्या पूछा गया है, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने का आधार क्या है। तो चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने का आधार सबसे पहले क्या होना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चुनाव में निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी चुनाव में किसी प्रकार कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। दूसरा, चुनाव में जो व्यय खर्चा वो कम होना चाहिए, चुनाव व्यय कम करना चाहिए, चुनाव में खर्चा कम होना चाहिए। तीसरा, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता। तो ये 3 चीज़ें जो है चुनाव को क्या बनाती हैं, लोकतांत्रिक बनाने के प्रमुख आधार हैं दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक उदाहरण के माध्यम से ग्रामीण निर्धनता की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम निर्धनता की बात करें दोस्तों, तो निर्धनता क्या है, तो निर्धनता का इसका अर्थ क्या है कि असहायता की भावना के साथ जीना। अतः निर्धनता से उपरांत जीवन के लिए आवश्यक जो न्यूनतम सुविधाएं हैं उसका अभाव, जैसे रोटी कपड़ा मकान अगर आपको प्राप्त नहीं हो तो आप निर्धन माने जाते हैं। रही बात ग्रामीण निर्धनता की, तो अगर हम बात करें दोस्तों तो ग्रामीण निर्धनता में आय विधि के माध्यम से वर्ष 2011-12 में जो है कि अगर कोई व्यक्ति जो है 816 रुपये प्रति माह कमाता है या उससे कम कमाता है तो उसे गरीब माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई व्यक्ति जो है 2400 कैलोरी, जी हाँ 816 रुपये प्रति माह या 2400 कैलोरी से कम कमाता है तो उसे क्या माना जाता है, निर्धन माना जाता है। क्लियर, इस तरह से आपको इसका उत्तर देना था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है जिसका काम अलंकारिक अधिक होता है, कथन की समीक्षा कीजिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, अगर हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति जो है जो अप्रत्यक्ष माध्यम से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है, जबकि ब्रिटेन की जो महारानी होती है वो वंशानुगत होती है। हाँ, अगर जिस प्रकार से ब्रिटेन की महारानी जो है वहाँ का प्रथम नागरिक माना जाती है, ठीक उसी प्रकार से हमारा राष्ट्रपति प्रथम नागरिक माना जाता है। बट फिर भी हमारा राष्ट्रपति केवल अलंकारिक पद नहीं है, राष्ट्रपति को हमारे यहाँ बहुत सारी शक्तियाँ दी गई, जैसे विधायी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, बहुत सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका उत्तर पूरे यहीं से है, मैंने आप ये पूरे मिलान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये वाला पूरा उत्तर आपको लिखना है। पैतृक कार्यपालिका वहाँ होती है जहाँ राज्य का अध्यक्ष राजा होते, जैसे अमेरिका, अगर इसमें माफ़ कीजिएगा इंग्लैंड की बात करें, ठीक है। जबकि भारत की जो अगर राष्ट्रपति की बात करें वो चुना हुआ होता है, और हमारे राष्ट्रपति जो है वो वास्तविक शक्ति क्या नाम मात्र का होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक होता है। तो इस तरह इसको आप पर लिख रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है। राष्ट्रपति कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, प्रशासनिक शक्तियाँ, मंत्री परिषद शक्तियाँ, सैनिक शक्तियाँ, ठीक है। यह आपको इस तरह से लिखना था। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया है 10वां क्वेश्चन पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजनीतिक कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो राजनीतिक कार्यपालिका के कार्यों की अगर हम बात करें तो राजनीतिक कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। कार्यपालिका के कार्य, पहला कार्य क्या है, कार्यपालिका का जो पहला कार्य होता है कानून लागू करना और शांति व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा नीति का निर्धारण करना। तीसरा नियुक्तियां करने और हटाने की शक्ति, ठीक है। चौथा कार्य के विदेशी संबंधी कार्य। पांचवा है कानून संबंधी कार्य, और छठा क्या है अवित्तीय कार्य, और सातवां न्यायिक कार्य। तो इसमें से आपको 6-5 कार्य लिख रहे थे। तो ये दोस्तों राजनीतिक कार्यपालिका के कार्य। और राजनीतिक कार्यपालिका दोस्तों वो अस्थायी होती है, हर 5 वर्ष बाद ये बदलती रहती है, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री, संसद के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी, ठीक है। ये हो गई राजनीतिक कार्यपालिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10, वार्साई की संधि की प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो वार्साई की संधि की जो प्रमुख प्रावधान दोस्तों, तो वार्साई की संधि के जो प्रमुख प्रावधान तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्या इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, तो मित्र राष्ट्रों के साथ वार्साई की संधि शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए निसंदेह बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि के कारण जर्मनी को अपने सभी उपनिवेश लगभग 10% आबादी, 13% भूभाग, 26% कोयला भंडार और 75% लौह भंडार फ्रांस, डेनमार्क, पोलैंड और लिथुआनिया को सौंपने पड़े। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को कमजोर करने के लिए उसकी सेना को भी भंग कर दिया। युद्ध में हुए संपूर्ण विनाश के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराते उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। और 20 के दशक में खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड प्रदेश पर अधिकतर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। तो ये 10वें का उत्तर है दोस्तों।
इस प्रकार से 11वें का जो क्वेश्चन पूछा गया अथवा में 1993 हिटलर द्वारा विशेषाधिकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो 11वें का उत्तर जो है तो ये रहा 11वें दोस्तों। ठीक है, तो क्या क्या था, जर्मन अथवा उससे संबंधित रक्त वाले मनुष्यों की ही जर्मन की नागरिकता मिलेगी। जर्मनों और यहूदियों के मध्य विवाह पर रोक लगा दी गई। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहोत्तर संबंध बना रखने वालों को अपराधी करार दिया गया और यहूदियों को राष्ट्रध्वज फहराने की अनुमति नहीं दी गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का उत्तर भी है दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 10वें का जो अथवा वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका तो वो क्या है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं जो है अनुच्छेद क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अनुच्छेद वाला सिंपल आपने यहाँ पे कर लिया, सिंपल सा क्वेश्चन ये कर लिया होगा आपने आई थिंक। इसके जो 12वां भी अनुच्छेद पूछे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, भारत में निरंतर रेखा तय करते समय किन आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है और भारत में निरंतर रेखा का आकलन किस पर आधारित है और भारत में शहरों तथा गाँवों में कैलोरी आवश्यकताओं का अलग अलग क्यों है। तो यहाँ से आप आसानी से सारा उत्तर दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद मैप में 2 क्वेश्चन पूछा, मित्र राष्ट्र के बारे में पूछा गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया था बस। तो ये टोटल रहा दोस्तों क्वेश्चन, ये कंप्लीट सोल्यूशन है। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।